नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ रहे हिंदी विषय के अंतर्गत समास को अपन दोनों तरीके से देखेंगे। मतलब पहले उसको पूरा मतलब बेसिक से पूरा जो कॉन्सेप्ट रहता है समास का वो समझेंगे। उसके बाद वीडियो के अंत में मतलब जहाँ समास आपका ख़त्म होगा उसमें आपका लास्ट में ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे समास को देखते से ही पहचाना जाता है कि इसमें कौन सा समास होगा। ठीक है, तो समास को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं जो आगे आपको काम में आएगी। तो उसमें देखते हैं, सबसे पहले शब्द से समझते हैं। जैसे आपको एक शब्द दे दिया नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ में कौन सा, ठीक है। अब पहले तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आता है कि नीलकंठ में कौन सा समास है। ठीक है, जैसे कॉम्पिटिटिव पर्पज से बता रहा हूँ कि कैसे आएगा क्वेश्चन। नीलकंठ में कौन सा समास है या नीलकंठ का विग्रह क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है संधि का विच्छेद होता है समास का विग्रह। ठीक है, क्वेश्चन इस पे भी बना है, आता है आपका कि विग्रह किसका होगा। नीचे समास भी दे दिया, संधि भी हो गई। तो समास को जो अपन विच्छेद करते जो तोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। और जो संधि का अगर रहता है, संधि को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विच्छेद। इतना क्लियर होगा। ठीक है, फिर इसमें और कुछ चीज़ें आती है जैसे पूर्वपद और उत्तरपद। ये क्या होता है, तो जैसे अगर नीलकंठ दिख रहा है तो देखेंगे समास के जो शब्द रहता है, समास का जो एक पूरी प्रक्रिया का नाम ही समास दिया जा रहता है। तो इसमें दो पद होते हैं। ठीक है, दो पद मतलब जैसे पद अपन ने पढ़े होंगे, शब्द में पद पढ़ेंगे अपन, तो उसमें देखेंगे कि एक वाक्य में अलग अलग पदों से ही क्या बनता है, आपका पूरा एक वाक्य बनता है। तो वैसे समास में भी दो पद यूज हो रहे हैं। दो पद कौन से, एक नील मतलब नीला और एक क्या है आपका कंठ। ठीक है, तो ये दो पद। अब ये दो पद में से एक पूर्व पद कहलाता है, एक उत्तर पद। पूर्व पद जो पहले वाला है वो क्या कहलाता है, आपका पूर्व पद, और जो पीछे वाला है वो क्या कहलाता है, आपका उत्तर पद। क्लियर है, पद पूर्व पद उत्तर पद। एक आता है समस्त पद, तो ये पूर्व पद और उत्तर पद से मिला हुआ पूरा ये शब्द ही क्या कहलाता है, समस्त पद। क्लियर हो रहा है, समस्त पद क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा शब्दों को मैं समस्त पद कहूँगा। अगले वाले हिस्सों को पूर्व पद और पीछे वाले हिस्सों को क्या कहेंगे, उत्तर पद। ठीक है, विग्रह क्या होगा, विग्रह किसे कहते हैं, विग्रह क्या होगा, जैसे नीलकंठ शब्द दे दिया, उसमें पूछा जाएगा इसका विग्रह क्या है। वैसे तो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में विग्रह नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि विग्रह क्या होगा। तो नीलकंठ को तोड़ेंगे, जैसे नीलकंठ। अब नीलकंठ का क्या विच्छेद होगा, तो नीलकंठ दो अलग अलग समास के उदाहरण में जाता है। एक तो आपका कर्मधारय और दूसरा आता है बहुब्री। अब इसमें और आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि सर ये फिर अगर दोनों ऑप्शन साथ में आ जाए कि नीलकंठ किसका उदाहरण है तो हम कैसे देखेंगे। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी तो बेसिक क्या होता है, एक एक समास के डिटेल पढ़ेंगे और उसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद सारे समास को मिक्स करके फिर एक साथ देखे जाएगा कि जैसे नीलकंठ उदाहरण आ गया, ऑप्शन में आपको दिख रहा है बहुब्री भी और कर्मधारय भी है, ऐसी स्थिति में क्या होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का विच्छेद होता है। देखिए एग्जाम में होता क्या है, वहाँ जैसे लोग दिमाग में ऐसा लाते हैं कि सर समास में अगर जो बीच में है तो कर्मधारय है और पीछे जाएगा तो बहुब्री कर देंगे। ऐसा नहीं होता, वहाँ विच्छेद नहीं दिया है, वहाँ एक शब्द दिया है, विच्छेद अपने को करना है। अपन अपने विवेक से तो उसको कैसे भी कर देते हैं। जैसे कोई नीलकंठ दिख रहा है तो नीला है जो कंठ, अभी तो कर्मधारय का हो गया। या फिर नीला है कंठ जिसका वह, अब ये बहुब्री होगा। समझ में आ रहा है, तो विच्छेद तो अपन अपने हिसाब से कर रहे हैं। अब उसमें कर्मधारय में लगाए कि बहुब्री में लगाए, तो ये थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन उत्पन्न करेगा। तो उसी के लिए लास्ट में पूरा कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, लास्ट में उसको देखेंगे। आपको विग्रह समझ में आएगा, नीला जो है कंठ ये कर्मधारय, और नीला है जिसका कंठ वह, ये क्या हो जाएगा, बहुब्री समास। किस में आएगा उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको जो उसके टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो बता रहा हूँ। पूर्व पद मतलब जो पहला वाला भाग रहेगा, जो पद रहेगा पूर्व पद, बाद वाला नील उत्तर पद। पूरा शब्द समस्त पद, समस्त पद। ठीक है, ये पद दोनों मिले तो समस्त पद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन सबसे कन्फ्यूजन रहता है कि सर समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अब आपने अगर देखा होगा तो कुछ बुक में देखते हो आप
तो उस पता चलता है कि समास के 4 भेद बताए जाते हैं, और किस बुक में जाते हो तो समास के आपके कितने भेद दिखते हैं, 6 भेद दिखते हैं। ठीक है, तो सर हम माने के अनुसार, तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, स्थिति क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे देख रहे थे अपन कि समाज के कितने भेद होते हैं, तो कुछ बुक्स बताती है 4 और कुछ बुक्स बताती है 6। ठीक है, तो ये 4 जो भेद बताते हैं तो वो पद की जो प्रधानता रहती है कि पहला पद प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है, उस आधार पे बांटा जाता है उसको। अगर पदों की प्रधानता पे अब देखा जाए तो कितने भाग अपने कितने समाज के भेद कितने हो गए, 4। क्लियर हो रहा है? पदों की प्रधानता के आधार पर अगर आपको पूछा जाए तो समाज के कितने भेद हो गए, 4। और उसके बाद अगर किसी भी तरीके से पूछा जाए कि हिंदी में, क्योंकि ये देखा जाए तो ये मूल रूप से, और जब मूल रूप की बात करें तो किसकी बात होती है, संस्कृत की। हिंदी का मूल रूप मतलब कौन सा होगा आपका, संस्कृत, क्योंकि हिंदी कहाँ से जन्म लिया, हिंदी ने संस्कृत से। तो संस्कृत में अगर पूछा जाए तो कितने हो गए, 4। तो अपने को उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको केवल अगर पूछेगा कि पदों की प्रधानता के आधार पे है तो 4 बताना है, बाकी किसी भी तरीके से पूछे तो कितने बताएंगे उसको, समास के भेद 6। मतलब हिंदी में अगर मानो तो कितने भेद रहेंगे अपने, 6। क्लियर हो चुका है इतना? अब इसको समझते हैं कि पहला पद प्रधान। अब प्रधान मीन्स मतलब क्या होगा कि उसको मुख्य है, उसको वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, मतलब जब अपने परिवार में 2 लोग हैं तो दोनों में से किसको ज़्यादा चाहते हैं, उस तरीके से उसकी प्रधानता रहेगी। ठीक है, अब उसमें देख रहे हैं कि पहला पद प्रधान कौन सा समास, तो कौन सा रहता है आपका, अव्ययी भाव समास। मतलब इसमें 2 पद यूज होके, जैसे यथा समय, इसका उदाहरण लेते हैं कि यथा समय, तो यथा क्या होगा आपका, इसमें प्रधान रहेगा और समय क्या रहेगा, गौण बोलो या अप्रधान। गौण मतलब कम वेटेज देता हो, या अप्रधान मतलब उससे कम उसको महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें नहीं देखना है कि कैसे पहचानेंगे, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है। ये इसलिए रखा है कि आपको उस पर भी डेफिनेशन आता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है, तो उसको भी मैं अभी याद करा दे रहा हूँ। पहला पद प्रधान, क्रम से ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अव्ययी भाव समाज का पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। पहला प्रधान तो दूसरा क्या होगा, गौण। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कौन सा समास है जिसका दूसरा पद गौण है या अप्रधान है, ऐसा कौन सा समास है जिसका दूसरा पद गौण या अप्रधान है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, अव्ययी। अप्रधान बोल रहा हूँ, तो आप प्रधान ध्यान रखिए, पहला पद प्रधान होगा। जैसे 2 पद यूज हो गए, तो अभी 2 पद मैंने बताया था किस तरीके से, जैसे यथा समय में, तो यथा पहला वाला क्या होगा आपका, प्रधान, और समय क्या हो जाएगा, गौण। ठीक है, उसके बाद दूसरा पद प्रधान, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होगा आपका, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान रहता है आपका, दूसरा पद प्रधान रहता है। अगर इसका दूसरा प्रधान है तो गौण कौन सा होगा, पहले वाला, क्योंकि समासिक शब्द जहाँ दिया है तो उसमें क्या रहते हैं, 2 पद हमेशा रहते ही है। ठीक है, जिसका दूसरा पद क्या होता है, प्रधान। अभी दिमाग में इतना ही है, पहले से क्रम से याद कर रहा हूँ। पहले अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान, उसका तत्पुरुष प्रधान, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, उसके बाद दोनों पद प्रधान, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों वेटेज रखते हो, दोनों पद प्रधान हो, तो दोनों पद प्रधान किस में रहते हैं, आपके द्वंद्व समास में। द्वंद्व जैसे माता पिता का उदाहरण, ठीक है, माता पिता, तो इसमें माता और पिता दोनों मतलब इक्वल महत्व दिया गया, इसलिए दोनों प्रधान होते हैं। और दोनों पद अप्रधान, जिसमें दोनों भी पद प्रधान नहीं होते हैं, दोनों भी पद प्रधान नहीं होते, मतलब दोनों गौण होते हैं। कौन सा, बहुब्रीहि, मतलब वहाँ जो अर्थ निकल रहा है उसको नहीं लिया जाता है, किसी तीसरे का बोध किया जाता है, वो कौन सा आता है, बहुब्रीहि। अब याद हो चुका होगा, पहला पद प्रधान अव्ययी भाव समास, दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष समास, उसके बाद दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास, और उसके बाद दोनों पद अप्रधान कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। क्लियर हो चुका है? ठीक है, अब बढ़ रहे हैं आगे। अब देखेंगे हिंदी के पर्पज से आपको 2 समास नहीं दिख रहे, तो 2 कौन से उसकी तरफ चल रहे। तो अगर देखा जाए तो ये मूल में जो आपको तत्पुरुष दिख रहा है, ये तत्पुरुष के ही 2 भेद किए जाते हैं। ठीक है, तत्पुरुष के क्या किए जाएंगे, आपके 2 भेद किए जाएंगे, तो इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तत्पुरुष के 2 भेद करेंगे, तो एक कौन सा आएगा आपका, कर्मधारय
कर्मधारय समास, और दूसरा क्या आएगा आपका द्विगु समास। ठीक है, तो ये हिंदी के 6 समास अपने होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। अब इसमें और एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमसे पूछा जाए कि कर्मधारय में कौन सा पद प्रधान होगा, कर्मधारय में कौन सा पद प्रधान होगा, तो बताइए कर्मधारय में कौन सा पद प्रधान होगा, दूसरा। क्यों ऐसा? अगर तत्पुरुष का दूसरा पद प्रधान है तो दोनों भी इसमें से ही निकले हैं, तो इसके दोनों पद, तो कर्मधारय का कौन सा पद प्रधान होगा, दूसरा, और द्विगु का भी कौन सा पद प्रधान होगा, दूसरा ही। इतना क्लियर है? वैसे तो इसमें विशेषण और विशेष्य का कॉन्सेप्ट है, पर आगे पढ़ेंगे, पर फिर भी अगर क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर तो अपने को क्लियर होना चाहिए, इसलिए बेसिक से पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ को पूरा क्लियर, कि एक ही बार उसको समझ दे दीजिए तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। आपको अगर पूछा जाए कि कर्मधारय में कौन सा पद प्रधान है, तो हम इजीली बता सकते हैं दूसरा। प्रधानता, प्रधान, अप्रधान की डेफिनेशन आपकी याद हो चुकी होगी, फिर से एक बार मैं रिपीट करा दे रहा हूँ। सबसे पहले पहला पद प्रधान अव्ययी, दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष, तत्पुरुष के 2 भेद और कौन सा है आपका, एक द्विगु आ गया और दूसरा कर्मधारय, तो इनके भी दोनों भी पद क्या हो जाएंगे, प्रधान, क्योंकि तत्पुरुष ही जन्म लिया है। दोनों अप्रधान बहुब्रीहि समास, दोनों प्रधान द्वंद्व समास। क्लियर है इतना? अब चलते हैं समास के ऊपर। ठीक है, चलिए आपके सामने कुछ समास के प्रकार देखते हैं, समझते हैं इनको कि कैसे पहचानते हैं कि समास के कौन से समास का कौन सा उदाहरण है। ठीक है, अभी देख डिस्क्रिप्टिव मेथड से अभी समझ रहे हो उस चीज़ को, फिर बाद में जैसे आपका वीडियो फिनिशिंग पे पहुंचेगा लास्ट मोमेंट में, तो उसका ट्रिक भी देखेंगे कि देखते से ही कैसे उदाहरण को समझते हैं कि कौन सा समास होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व। इसमें से दोनों को एक साथ ले रहे हैं, कर्मधारय और द्विगु। इसको एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता ही होगा, क्योंकि इसमें क्या यूज़ होता है आपका, विशेषण और विशेष्य। अब जिन लोगों को विशेषण और विशेष्य नहीं पता है तो वो मेरा बेसिक का वीडियो देखेगा, उसमें आपको पता हो जाएगा। फिर भी आप थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक विशेषण और विशेष्य होता है, जैसे अपन यहाँ उदाहरण दिख रहे हैं, इस उदाहरण से इजी समझ में आएगा आपको। लाल टोपी दिख रही है आपको, उदाहरण कौन सा दिख रहा है आपको, लाल टोपी। टोपी की विशेषता क्या है, वो लाल है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ अगला वाला पद क्या कहला रहा है आपका, ये विशेषता बतला रहा है। जो विशेषता बतलाता है वो क्या कहलाता है, विशेषण, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो क्या हो जाता है, विशेष। क्लियर हो रहा है? या विशेषण क्या बता रहा है, लाल, और विशेष्य क्या है, टोपी। और विशेष्य अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इतना ध्यान रखना कि विशेष्य मतलब क्या होगी, आपकी संज्ञा ही होगी। कोई ना कोई संज्ञा की क्या बतलाई जाती है इसमें, विशेषता। क्लियर हो रहा है? कोई ना कोई संज्ञा की क्या बतलाई जाती है, विशेषता। विशेषण विशेषता क्लियर हो तो ठीक है, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। अगर विशेष्य नहीं पता कि विशेष्य क्या होता है तो संज्ञा को ही क्या मान लिया जाता है, आपका विशेष्य। क्लियर हो रहा है? अब इसमें भी वैसे होता है, इसमें भी वही है, विशेषण विशेष्य। फर्क क्या है, फर्क ये है कि द्विगु समास में संख्यावाचक विशेषण आता है। कौन सा, संख्या। जैसे दुपट्टा, ठीक है, जो पट्टे हैं उसकी विशेषता कैसे बोल रहा है, दुपट्टा, मतलब दुगना बता रहा है, 2 पट्टे। जैसे पंचवटी, वट कितने हैं, तो 5 है। ठीक है, वटों की विशेषता बतलाई जा रही है कि वटों की संख्या कितनी है, 5। ठीक है, तो इस तरीके से, पर यहाँ संख्या वाले आते हैं और यहाँ पर कौन सा आ जाता है आपका, संख्या को छोड़कर जितने उदाहरण विशेषण बताए गए वो सारे के सारे कहाँ आएंगे, आपके कर्मधारय। इतना क्लियर होगा? फिर इस पर एक क्वेश्चन ये आता है कि इसमें कौन सा पद आपका प्रधान और गौण रहता है। प्रधान गौण मतलब प्रधान और अप्रधानता, पद की प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर अगर पूछा जाए तो इससे पहले अपन तत्पुरुष समास पढ़ चुके। तत्पुरुष समास के ये दोनों आपके भेद आते हैं। तो जैसे तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, उसी प्रकार इनके भी दूसरा पद इसका प्रधान रहेगा और पहला पद क्या रहेगा, इसका अप्रधान। इतना होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें नर्सिंग, अब इसमें विशेषता तो नहीं आ रही सर, तो इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें उपमा और उपमेय, ठीक है, उपमा और उपमेय, और उपमा और उपमेय अगर पता नहीं है आपको तो इतना ध्यान रखना, कहीं ना कहीं एक साधारण चीज़ की विशिष्ट से तुलना की जाती है। एक साधारण चीज़ की विशिष्ट से तुलना की जाती है। जब अलंकार पढ़ेंगे तब उपमा और उपमेय का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ समास के लिए इतना ध्यान रखना है अपने को, जहाँ तुलना होगी। कैसे, तो जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल की तुलना चरणों से, समझ में आ रहा है? तो ऐसा उपमा और उपमान रहेगा, मतलब तुलना रहेगी।
अभी फिर से पूरा रिवाइज करा रहा हूँ। अगर मुझे इन दोनों की समझ मतलब उदाहरण पहचान करना है तो संख्या अगर विशेषण का काम कर रही है तो मेरे लिए द्विगु समास। द्वि मतलब दो का, दो मतलब संख्या, द्विगु समास के नाम से ध्यान रख रहे अपन। द्विगु द्वि से दो मतलब जिसमें संख्या आएगी वो कौन सा समास? द्विगु समास। क्लियर है? कर्मधारय, जहाँ विशेषण कर्म क्या कर लेता है? अपना धारण कर रहा है, तो विशेषण धारण कर रहा है कर्मधारय, तो जहाँ विशेषण रहेगा संख्या को छोड़कर वह कर्मधारय समास। एक चीज ये हो गई। दूसरा, इसमें क्या की जाती है? तुलना की जाती है, मतलब उपमा और उपमेय रहेगा। इसमें संख्यावाचक के साथ इतना भी ध्यान रखना है कि संख्यावाचक विशेषण बतला रहा है, साथ में समूह का भी बोध कर रहा है, क्योंकि इसमें समार और समूह चलते हैं। कैसे? तो अभी विच्छेद करूंगा तब रिपीट कर रहा हूँ। क्लियर हो गया आपका? कर्मधारय विशेषण संख्यावाचक को छोड़कर, और दूसरा पद क्या रहेगा इसमें? संज्ञा। पहला पद विशेषण, दूसरा पद संज्ञा। इसमें पहला पद विशेषण संख्यावाचक और दूसरा पद संज्ञा। ठीक है, इधर चलते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व का अगर शाब्दिक मीनिंग देख रहे हैं अपन तो द्वंद्व मतलब क्या होता है? आपस में भिड़ंत, मतलब आपस में वो लड़ रहे, कहीं ना कहीं द्वंद्व कर रहे हैं। द्वंद्व मतलब वो कैसे विपरीत है उसके, तो द्वंद्व से ऐसा कॉन्सेप्ट पीछे रहता है कि द्वंद्व मतलब आपस में द्वंद्व करेंगे, मतलब विलोम रहेंगे तभी अपन द्वंद्व करते हैं। तो द्वंद्व में कैसे प्रतीत होते शब्द? विलोम जैसे। विलोम जैसे माता का विलोम क्या हो जाएगा? पिता। इस तरीके से तीनों समास की पहचान आपको क्लियर हो रही है। विशेषण विशेष संख्यावाचक को छोड़कर या तो तुलना होगी, मतलब उपमेय और उपमान रहेगा। उसके बाद द्विगु में संख्यावाचक विशेषण और काय का बोध कराएगा? वो समूह का। ठीक है, और द्वंद्व समाज में द्वंद्व से, क्योंकि समास के नाम से द्वंद्व और द्विगु में आपको परेशानी होती है। द्वंद्व द्विगु द से कंफ्यूजन होता है। द्वि बोला मतलब दो मतलब संख्या, द्वंद्व मतलब आपस में विभिन्न मतलब विलोम वाले, तो कौन था? द्वंद्व समास। इतना क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं उदाहरण, जो मैंने नीचे एग्जाम्पल लिए उसको समझते हैं। इसमें पहला ही उदाहरण आपको क्या दिख रहा है? नीलकंठ। अब कुछ लोगों की ऐसी समस्या रहेगी, सर नीलकंठ तो बहुब्री का उदाहरण आपने कर्मधारय में क्यों रखा है? तो ध्यान रखिएगा, कुछ समास में देखिए, समास सब अच्छा है, समास में दिक्कत यहाँ आती है कि कुछ उदाहरण आपके क्या रहेंगे? कर्मधारय में भी जाते हैं, वही बहुब्री में जाते हैं। वैसे द्विगु के कुछ उदाहरण आपके द्विगु में तो रहेंगे, साथ में कहाँ रहते हैं? बहुब्री में भी रहते, तो वहाँ आपको कठिनाई का थोड़ा सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं लास्ट में पूरा वीडियो, जहाँ अपना समास पूरा कंप्लीट होगा, आपका एक नॉलेज बढ़ जाएगा, उसके बाद लास्ट में वैसे ही उदाहरण लूँगा, जैसे तिरंगा हो गया, नीलकंठ हो गया, आपका श्वेतांबर हो गया। ठीक है, इस प्रकार के उदाहरण लूँगा कि इनको वहाँ कहाँ अगर साथ में दो तीन समास, मतलब द्विगु भी साथ में, जैसे इस नीलकंठ का उदाहरण ले लिया, समझिए उसको क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे ऊपर दे दिया कि नीलकंठ में कौन सा समास है, नीचे कर्मधारय भी दे दिया ए ऑप्शन में, और बी ऑप्शन में क्या दे दिया? बहुब्री भी दे दिया। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो उसको लास्ट में, अभी तो समझ बढ़ा रहे। नीलकंठ, अब होता क्या है, वहाँ पे आपको एक नीलकंठ दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा समास है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि विच्छेद से पकड़ा जाता है, तो विच्छेद करिए। नीलकंठ का विच्छेद कर रहा है, नीला है जो कंठ, कौन सा समास? कर्मधारय। और नीला है कंठ जिसका वह, कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्री। अब मुझे एक बताइए कि आप अगर विच्छेद से पकड़ने जा रहे हो तो विच्छेद किसको करना है? अपने को करना है। वहाँ विच्छेद तो करके नहीं दिया जाता है, तो अपन अपने विवेक से, कुछ लोग तो ऐसा विच्छेद करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, तो क्या दोनों के हिसाब से आंसर सही रहेगा? ऐसा नहीं रहता है। तो उसके तरीका पकड़ने का लास्ट मूवमेंट में बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक जब समास की बताऊंगा उसके साथ। अभी तो जहाँ जैसे बता रहा हूँ वैसा दिमाग में रखिए। अब वापस रिवाइज कराऊंगा कि यहाँ क्यों गया था और वहाँ क्यों गया था। ठीक है, अभी तो साधारण से नीलकंठ का क्या करेंगे? नीला है जो कंठ की विशेषता कैसा है? नीला। नीलकमल, नीला है जो कमल। कृष्ण सर जो कृष्ण है जो सर। महासागर, महान है जो सागर। दीर्घ काया, दीर्घ है जो काया। लाल टोपी, लाल है जो टोपी। अधपका, आधा है जो पका। और इसी तरीके से क्या होता है? अधमरा, जैसे अधपका है वैसे एक उदाहरण फेमस है अधमरा, आधा है जो मरा, आधा है जो पका। उसी तरीके से राजीव लोचन, राजीव है जो लोचन। राजीव मतलब क्या होता है? आपका कमल, और लोचन मतलब क्या होती है? आपके नेत्र होता है। ठीक है, नेत्र मतलब आंखें। उसके बाद देख रहे नर सिंह। अब एक और चीज आ गई,
अब नरसिंह को मैं बोल रहा हूँ अभी के अभी, जैसे नोट्स बनाते होंगे आप तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अपन ने समास पढ़ते हैं, समास में अपने को बचपन से पता है कि जैसे भगवान का नाम दिखा कि अपन कहाँ ले जाते हैं उसको, तीसरे के बोध कराते हैं और बहुब्री में, तो कहीं ना कहीं नरसिंह को भी अपन कहाँ ले जाने लगते हैं, बहुब्री में। पर ध्यान रखना बहुब्री नरसिंह आपका कर्मधारे में ही आएगा, क्योंकि क्या होता है सिंह रूपी नर तुलना की जाती है, उसमें उपमा और उपमाएं रहता है, सिंह रूपी नर, ध्यान रखना। क्योंकि इसमें विच्छेद जो के साथ भी होता है, रूपी के साथ भी होता है और समान के साथ भी होता है, तो सिंह रूपी नर। वैसे चरण कमल, कमल रूपी चरण या कमल के समान चरण, उसी प्रकार कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल। मित वे, मित है जो वे। मृग नयनी, मृग का मृग मतलब हिरण, हिरण के समान नयन वाली। अंधकूप, अंध है जो कूप, अंध मतलब जो एकदम डीप क्या बोलेंगे उसको, जो गहराई वाला कूप है, कूप मतलब होता है कुआं, तो उसके लिए अंध है जो कूप। महाजन, महान है जो जन, ध्यान रखना। ये कौन सा समास पढ़ा अपन ने, कर्मधारय। जन की विशेषता कैसा है, महान। समझ में आ रहा है ना आपको, विशेषण विशेषण नहीं आता तो कूप की विशेषता कैसे है कि अंध है मतलब अंधेरा है, मतलब ज़्यादा डीप है, देख ही नहीं पा रहे उसमें, अंधकूप। मृग नैनी, नैन की विशेषता कैसे कि हो मृग के समान। समझ में आ रहा है, इस तरीके से में विशेषण और विशेष्य चलता है। ठीक है, इधर आते हैं दिगु। दिगु में क्या पढ़ा था अपन ने सर, इसमें संख्यावाचक विशेषण आएगा, और जब अपन इसको विग्रह करेंगे कि विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे, समास का विग्रह होता है और संधि का विच्छेद। जब इसको अपन विग्रह करते हैं तो पाते हैं कि इसमें संख्या तो है, संख्या के साथ वो समूह का भी काम कर रहा है। कैसे? समूह और समार वाले शब्द इसमें आते हैं, जैसे दुपट्टा, दो पटों का समूह, दुपट्टा डालते अपन, दुपट्टा एक पट और दूसरा पट, दुपट्टा, दो पटों का समूह। वैसे एकांकी, एक अंकों का समूह। वैसे सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। पंचवटी, पांच वटों का समूह, जहाँ पांच वट रहते एक जैसे, पंचवटी। चौराहा, चार राहों का समूह। त्रिवेणी, तीन वेनियों का समूह। वेनी मतलब धारा बोलिए, या नदी के जो धारा रहते तीन आपस में मिलती है, उसको त्रिवेणी संगम सुना होगा आपने, जैसे प्रयागराज में है, तो त्रिवेणी। नवरत्न, नवरत्न है जो सॉरी नवरत्नों का समूह। त्रिफला, त्रिफला तीन फलों का समूह, मतलब त्रिफला एक औषधि है, तीन फल डाल के, आपने सुना भी होगा त्रिफला मिलेगी आपको आयुर्वेदिक की दुकान पे, तो त्रिफला तीन फलों का समूह। उसी प्रकार से दिगु, ये भी आता है उदाहरण कि दिगु कौन से समास का उदाहरण है, तो दिगु कौन से समास का उदाहरण है, दिगु का है। दिगु मतलब दो गायों के समान, दो गायों का समूह है आपका, श्यामा और गौरी नाम की दो गायें थे, उनके समूह को ही क्या बोला जाता है, दिगु। उसके बाद अठन्नी, आठ आने का समाहार। अठन्नी आठ आने का, आठ आने मिला के क्या बनाए थे, अठन्नी, आठ आने का समाहार। सतसई, 700 का समूह, जो 7 श्लोक है आपके, 700 श्लोक रहते हैं उनके समूह को क्या बोलते हैं, सतसई। नवरात्र, नवरात्रि के समूह, नवरात्रि। दोपहर, दोपहरों का समूह। दशक, दशक मतलब 10 वर्षों का समूह, 10 वर्षों के समूह को दशक। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। और एक और आता है, इसमें लिखा नहीं है, सहस्त्रावधि, 1000 वर्षों का समूह। देखिए, दशक 10 वर्षों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, और तीसरा आएगा आपका सहस्त्रावधि, 1000 वर्षों का समूह। पंसेरी, 5 शेरों का समूह, 5 शेर, पंसेरी 5 शेरों का समूह, ध्यान रखना। ये कौन सा है, दिगु। इसमें पूरा संख्यावाचक है, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेषण। ठीक है, इतना होगा। उसके बाद चलते हैं द्वंद्व। द्वंद्व में क्या करते हो, आपस में द्वंद्व करेंगे। माता पिता, माता और पिता, विपरीत का बोध करा रहे, वैसे फल फूल पाप, फल फूल का विच्छेद क्या हो जाएगा, सॉरी विग्रह क्या होगा, फल और फूल, पाप और पुण्य, रुपया और पैसा। अब इसमें एक और चीज़ बतानी थी आप लोगों को, जैसे कुछ लोगों की धारणा बनी हुई है कि सर अगर बीच में, यह हम आसानी से पहचान लेते, अगर किसी सामासिक पद के बीच में अगर
आपका योजक चिन्ह लगा है तो हमेशा वो द्वंद्व का उदाहरण रहता है, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ द्वंद्व का लगा हुआ है क्या, समझ में आ रहा है? जैसे सुरासुर लिखा है तो कहीं पे द्वंद्व वाला चिन्ह लगा हुआ है क्या आपका? नहीं, फिर भी कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। कैसे? सुरासुर, सुर या असुर, दिवारात्र, दिन या रात्र, वैसे जयाजय, जय और अजय, अजय आएगा। वैसे भीमार्जुन, भीम और अर्जुन, चराचर, चर और अचर, समझ में आ रहा है? इनमें ही नहीं। वैसे कुछ उदाहरण ऐसे रहेंगे कि जिनके बीच में योजक चिन्ह लगा है फिर भी वो इसके उदाहरण नहीं है। आगे समास में लिखा होगा हमें कुछ उदाहरण कि जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग करूँगा पर वो द्विगु समास का, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं रहेगा। क्लियर होगा? एक तो जो भ्रांति दिमाग में वो निकाल दीजिएगा कि ये योजक वाले चिन्ह ही आपके क्या होगा, मतलब हर उदाहरण इसका द्वंद्व का ही होगा, ऐसा नहीं होता है। क्लियर हो रहा है? आप तो विच्छेद करके देखिए, दो पद आपस में द्वंद्व कर रहे या विलोम का बोध कर रहे कि नहीं कर रहे। और दोनों पद इसमें क्या होते हैं, द्वंद्व समास की खासियत है, दोनों पद इसके प्रधान रह गए, स्ट्रांग रह गया। जय जय भीमार्जुन चराचर हो चुका है। कपड़े लत्ते, कपड़े और लत्ते, सर कपड़े तो पता है, लत्ते क्या हो रहा है? वैसे पानी वानी, पानी तो पता है, वानी क्या है, खेत पता है, वेद क्या है, ठीक है। तो ये शब्द यूज चलन में है, उनको यूज किया जाता है, उससे ये मतलब वो शब्द लगने से ये पता चलता है कि अपन कपड़ों की बात नहीं कर रहे, कपड़ों के साथ और जैसे भैया गांव जाना है, कपड़े लत्ते पैक कर लो, तो अपन केवल कपड़े ही नहीं पैक करेंगे, कपड़े के साथ जो आवश्यक सामग्री है उसको भी, मतलब कपड़े आदि। उसी प्रकार से पानी वानी, पानी आदि, जैसे पानी वानी पिएगे, चाय शाय पिएगे, तो पानी या पानी आदि, मतलब पानी के साथ और भी चीज़ें लेने वाले अपन। खेत वेत, खेत वेत घूम के आते हैं तो खेत के साथ आदि भी, मतलब खेत के साथ आदि मतलब और बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। उसी प्रकार से बहू बेटी, क्लियर है? दाल रोटी, दाल रोटी, दाल और रोटी हो जाएगा, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, जीवन मरण, जीवन या मरण, दूध रोटी, दूध और रोटी, और उसी प्रकार से राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। क्लियर है? आपको आसानी से बन चुका होगा आपका। फिर से बता रहा हूँ, कर्मधारय में एक बार पूरा रिपीट कर रहा हूँ। कर्मधारय में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, क्या कौन सा? संख्यावाचक छोड़कर। और अगर दूसरा पद आपको विशेषण नहीं समझ में आता है तो ध्यान रखना, दूसरा पद हमेशा क्या रहता है आपका? संज्ञा रहेगा। उसके बाद उपमेय और उपमान भी रहेगा, मतलब एक साधारण चीज की तुलना की जाती है किसके साथ? विशिष्ट के साथ, ये उपमा उपमान होगा, ठीक है। यह आपका क्या होगा? कर्मधारय समास। उसके बाद द्विगु समास में देखा, इसमें भी विशेषण और विशेष्य रहेगा। पहले एक विशेषता बतलाएगा, पहला पद हमेशा किसी की विशेषता बतलाएगा, पर किस रूप में? संख्या के रूप में। जैसे नवरात्रि, रातों की विशेषता कैसे है कि कितनी रात है? 9 रात है, ठीक है, इस तरीके से। जैसे राह, जो राहों की विशेषता है, अपना जो रास्ता है उसके कैसे? चौराहा, 4 रास्ते हैं, इसी प्रकार से, ठीक है। वटों की विशेषता है कि 5 है। उसी प्रकार से लास्ट में कौन सा पढ़ा अपन ने? द्वंद्व समास। द्वंद्व में आपस में सबसे इजी समास आपको लगता होगा द्वंद्व समास। आपस में क्या होता है? उसमें भिड़ता है, आपस में वो विलोम का बोध कर, ठीक है। तो देखिए अभी तो एक सिंपल सा समझ रहे हैं अपन, इसके बाद और 3 समास ऐसे सिंपल रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको ट्रिक बेस पे फिनिश करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्टिव, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव 100 के लगभग क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपका पूरा समास हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। जैसे संधि हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है, वैसे समास भी हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है। क्लियर है इतना? ठीक है। तो अभी कुछ समय दे रहा हूँ आपको, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उदाहरण प्रॉपर देखो। संधि और समास ऐसे 2 टॉपिक है हिंदी में। इससे पहले मैंने किसी के नोट नहीं बनाने को कहा था, इससे पहले टॉपिक संधि के नोट्स बनाने को कहा था, और दूसरा टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपका समास। प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, क्योंकि उदाहरण इसमें एक एक उदाहरण 2-2, 3-3 समास में घूमता है, तो वहाँ अपना दिमाग भी और घूमता है। जैसे नोट्स एक बार अच्छे से देख लिया ना, तो कई उदाहरण लिखा हुआ है वो हमेशा अपने दिमाग में रहता है। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।